नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है पॉलिटी की क्लास में। तो आइए आज रिवीजन क्लास को और आगे बढ़ाते हैं और आज हम करते हैं डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य से संबंधित टॉपिक को रिवीजन। ये टॉपिक भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे संबंधित प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है। तो डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना मूल उद्देश्य है किसका, डीपीएसपी का। नेक्स्ट आता है कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है। तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना की संकल्पना का जो समावेश है वो भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है कि भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 40 है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, उसी में ये पंचायती राज प्रणाली की जो व्यवस्था है वो समाहित की गई है। समान आचार संहिता राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है, किंतु समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व है। समान आचरण संहिता जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है, किंतु जो समान नागरिक संहिता है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 में है, जो कि क्या है, नीति निर्देशक तत्व का भाग है। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो बाध्य योग्य नहीं है। बाध्य योग्य का मतलब है कि अगर कोई भी ऐसी सरकार की नीति जो डीपीएसपी नीति निर्देशक सिद्धांत का पालन नहीं करती, उसे न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं किया जा सकता, न्यायालय में उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। जबकि मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर क्या है, न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांतों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यही इसका मतलब है। नेक्स्ट आ जाता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल 43 का जो है उसके अंतर्गत संविधान में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की क्या भागीदारी होगी, इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है कि भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन जो है आर्टिकल 39 के अंतर्गत आएगा। तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल किया गया है। पुरुष एवं स्त्री दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। अगला आता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। तो अनुच्छेद 51 जो कि क्या है, नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंतिम अनुच्छेद है, अनुच्छेद 51, जिसमें ये कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन के लिए देश क्या करेगा, प्रयास करेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। यह प्रसिद्ध कथन किसका है। तो यह प्रसिद्ध कथन जो है वो है केटी शाह का है, जिन्होंने कहा कि राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। तो डीपीएसपी में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है उनके आर्टिकल्स। तो उन सभी आर्टिकल्स को एक लिस्ट में दिया गया है और उनको यहाँ से याद करते हैं। तो फर्स्ट आ जाता है, इसका जो वर्णन है 36 से 51 के बीच में है, तो पूरे आर्टिकल याद करने होंगे। पहला आ जाता है 36, अनुच्छेद 36, जिसमें क्या कहा गया, नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा बताई गई है। राज्य की परिभाषा वही होगी जो अनुच्छेद 12 में मौलिक अधिकारों में दी गई थी। तो वही परिभाषा क्या है, यहाँ भी दी गई है कि नीति निर्देशक तत्वों में राज्य की परिभाषा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सबसे आर्टिकल है कि अनुच्छेद 37 ये कहता है कि जो नीति निर्देशक तत्व होंगे, डीपीएसपी है, वो क्या है, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होगा, न्यायालय द्वारा इसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 38, अनुच्छेद 38 जो है वो लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था को बनाया जाएगा। लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए एक सामाजिक व्यवस्था बनाना क्या है, अनुच्छेद 38 के अंतर्गत निहित है। नेक्स्ट पॉइंट है अनुच्छेद 38 के अंतर्गत आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास
करना। तो अनुच्छेद 38(2) के अंतर्गत क्या है कि आय की असमानताओं को कम करने के लिए सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा प्रयास किए जाएंगे। किस पे वर्णित है? तो यह है अनुच्छेद 38(2) के अंतर्गत। अनुच्छेद 39A जो है, इसमें निःशुल्क विधिक सहायता का उपबंध किया गया है। इसको क्या है, बाद में संविधान संशोधन करके 42वें संविधान संशोधन करके 39 का को जोड़ा जाता है, जिसमें क्या है, निःशुल्क विधिक सहायता का उपबंध किया गया है। 39 खा के अंतर्गत 39 खा के अंतर्गत आता है समुदाय की भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप से में प्राप्ति हो। तो भौतिक संसाधनों को जब समान वितरण करने का प्रावधान किया गया, वो किसमें किया गया? तो 39 खा 39B के अंतर्गत है, समुदाय के भौतिक संसाधनों के स्वामित्व पर नियंत्रण न हो, भौतिक संसाधनों का समान रूप से वितरण हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है 39 घा के अंतर्गत। 39 घा के अंतर्गत है पुरुष व स्त्री दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। पुरुष व स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन करें, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, तो वो क्या है 39D। पुरुष और स्त्री के बीच कोई डिफरेंस नहीं होगा, 39D अर्थात 39 घा के अंतर्गत। 39 अंगा के अंतर्गत आएगा पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य व शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था में दुरुपयोग न हो। तो पुरुष और स्त्री तथा बच्चों के जो स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य की अवस्था में कोई दुरुपयोग न हो, इसके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं? वो किए हैं 39E के अंतर्गत। फिर आ जाता है, तो इसमें जो 39 है, इसमें कुल 5 आर्टिकल हैं। पांचों आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट हैं, उनको आप दो तीन बार पढ़ के याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि ग्राम पंचायतों का गठन, जो कि क्या है, यही तो पंचायती राज की व्यवस्था से संबंधित प्रावधान करता है कि ग्राम पंचायतों के गठन किया जाएगा। तो ये अनुच्छेद है 40, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। अनुच्छेद 41 के अंतर्गत कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 41 में। अनुच्छेद 42 के अंतर्गत है काम की न्याय संगत मनोवेचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता। काम की न्याय संगत तथा मनोवेचित दशाएं तथा साथ ही प्रसूति सहायता का उपबंध जो है, वो आर्टिकल 42 में किया गया है। आर्टिकल 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी के प्रावधान किसमें है? तो आर्टिकल 43 में है। एक बार फिर से सभी आर्टिकल रिवाइज कर देते हैं, 37 से लेकर 36 से शुरू करके। 36 में है नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा दी गई है। 37 में जो है न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय न होना, ये कहा गया है। और 38 में जो है ये कहा गया कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाया जाएगा सरकार की तरफ से। नेक्स्ट आते हैं 39 के अंतर्गत जो सब आर्टिकल हैं, 38(2) में जो है आय की असमताओं को कम करने के लिए सरकार के द्वारा प्रयास किया जाएगा 38(2) के अंतर्गत। और 39 के अंतर्गत कुल 5 आर्टिकल हैं, जिसमें 39 का जो है वो निःशुल्क एवं विधिक सहायता का उपबंध करता है। 39B जो है, इसमें भौतिक संसाधनों का जो वितरण है उस पर समान हो, ये बात करता है। 39D के अंतर्गत जो है पुरुष व स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था करता है। और 39E के अंतर्गत पुरुष व स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य, शक्ति और बालकों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। तो स्वास्थ्य से संबंधित कौन है? 39E। और नेक्स्ट आ जाता है 40, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 41 के अंतर्गत कुछ दशाओं में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 42 आ जाता है काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किया गया है। और नेक्स्ट है अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि से संबंधित प्रावधान है। अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ अनुच्छेद नंबर 44 से। अनुच्छेद 43 में भी 2 सब आर्टिकल हैं, इनको भी देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 43 का के अंतर्गत जो है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेने की जो भूमिका है उसका वर्णन किया गया अनुच्छेद 43 का के अंतर्गत। अनुच्छेद 43 खा अर्थात अनुच्छेद 43 जो बी है, इसमें सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण, व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना। तो जो सहकारी समितियों के गठन से संबंधित प्रावधान है वो किए गए हैं 43B के अंतर्गत।
नेक्स्ट आता है 44 अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का जो प्रावधान किया गया है वो किया गया अनुच्छेद 44 में। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा व अनिवार्य शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए किया गया है वो किया गया किसमें? अनुच्छेद 45 के अंतर्गत। अनुच्छेद 46 में प्रावधान है एससी एसटी एवं दुर्बल वर्गों के शैक्षणिक व आर्थिक हित की अभिवृद्धि के लिए। तो अनुच्छेद 46 के अंतर्गत एससी एसटी जो दुर्बल वर्ग हैं उनके शैक्षणिक व आर्थिक पक्ष से संबंधित अभिवृद्धि के लिए प्रयास किए जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 47 अनुच्छेद 47 जिसमें क्या है पोषा स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक नशीले पदार्थों के उपभोग पर प्रतिबंध। तो क्या है अनुच्छेद 47 के अंतर्गत पोषा स्तर में वृद्धि करना है, जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करना है, साथ ही साथ जो नशीले पदार्थों के उपभोग पर है वो प्रतिबंध लगाना है आर्टिकल 47 के अंतर्गत। आर्टिकल 48 के अंतर्गत गायों बछड़ों अन्य दुधारू पशुओं से संबंधित पर क्या है प्रतिबंध तथा उनकी नस्लों में सुधार के प्रयास करना है। तो ये पशुपालन से जो संबंधित प्रावधान है वो किसमें है? तो अनुच्छेद 48 के अंतर्गत किए गए हैं, जिनमें गाय बछड़ों अन्य दुधारू पशुओं को क्या है उनके व्यवसाय पर प्रतिबंध लगाना है और उनकी जो नस्लें हैं उनको सुधार करना है। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 48A। अनुच्छेद 48A जो है वो कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों के प्रयोग करना। कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना है किसमें? अनुच्छेद 48A के अंतर्गत। यहाँ अनुच्छेद 48A के अंतर्गत जो है ये अनुच्छेद 48 का ही भाग है। कृषि एवं पशुपालन में आधुनिकीकरण और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना है। अनुच्छेद 48A के अंतर्गत जो है वो पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन किससे संबंधित है? 48A के अंतर्गत है। नेक्स्ट आता है 49 में है राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं उन वस्तुओं को क्या है संरक्षित करना है। तो राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारकों का संरक्षित करना है उनको सुरक्षित करना है, ये है अनुच्छेद 49 के अंतर्गत। अनुच्छेद 50 जो है अनुच्छेद 50 के अंतर्गत कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका और न्यायपालिका के जो कार्य हैं उनका क्या है 50-50 कर देना है, कार्य का वितरण करना है अनुच्छेद 50 के अंतर्गत। अनुच्छेद 51 के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करने हैं। अनुच्छेद 51A में कहा था कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए प्रयास किए जाएंगे। एक बार फिर से 43 से रिवाइज करते हैं। अनुच्छेद 43 का के अंतर्गत क्या है उद्योगों में प्रबंध में कर्मकारों को भाग लेने से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 43B के अंतर्गत सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन से संबंधित उनके संचालन से उनके नियंत्रण और व्यवसायिक प्रबंध को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 44 में क्या आता है? अनुच्छेद 44 में आ जाता है सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का प्रावधान आर्टिकल 44 में। आर्टिकल 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। अनुच्छेद 46 में एससी एसटी एवं दुर्बल वर्गों के लिए शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि के लिए क्या है प्रावधान किए जाएंगे सरकार की तरफ से, ये कहा गया आर्टिकल 46 में। आर्टिकल 47 में पोषा स्तर एवं जीवन स्तर में लोक स्वास्थ्य में सुधार किए जाएंगे और नशीले पदार्थों के उपभोग पर क्या है प्रतिबंध लगाए जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है आर्टिकल 48। अनुच्छेद 48 में गायों बछड़ों अन्य दुधारू पशुओं पर प्रतिबंध एवं उनकी नस्लों में सुधार के प्रयास किए जाएंगे। अनुच्छेद 48 में ये कहा गया कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग किया जाएगा। जबकि 48A के अंतर्गत कहा गया पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित और वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित प्रावधान किए गए। नेक्स्ट आता है 49। अनुच्छेद 49 के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक व ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों या स्थानों एवं वस्तुओं को क्या है संरक्षित करना है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा किसमें करना है? अनुच्छेद 49 में। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित टॉपिक पूरा हो जाता है और अब आ जाते हैं हम फंडामेंटल ड्यूटीज।
अर्थात मौलिक कर्तव्य। यहाँ से क्वेश्चन बनने की भी संभावना है, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्यों की अवधारणा है वो पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर रूस के संविधान से ग्रहण की गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, भारतीय संविधान के, जबकि अभी जो पिछला टॉपिक हम पढ़ रहे थे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये जो है वो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान का जो भाग 4A है, 4 के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। मौलिक कर्तव्यों से जुड़ा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संविधान ने 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में कुल 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन क्या हुआ, 42वें संविधान संशोधन नहीं, 8 नहीं, 8 यहाँ गलत दिया हुआ है। उन्होंने कुल 11 मौलिक कर्तव्यों को जोड़े जाने का प्रावधान किया था, जिसमें से 1 को नहीं जोड़ा गया था और 10 मूल कर्तव्यों को क्या है, जोड़ा गया था। तो यहाँ पर 8 नहीं होगा, गलत है। नेक्स्ट आते हैं कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए? तो वो यही है, सरदार स्वर्ण सिंह की समिति, जो कि 1976 में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा गठित की जाती है। फिर इसी समिति की अनुशंसा पर मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया जाता है। भारतीय संविधान में 11वां मूल कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 11 नंबर का जो मूल कर्तव्य है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के द्वारा जोड़ा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा जाता है? तो मूल कर्तव्यों को मुख्यतः नैतिक कर्तव्य और नागरिक कर्तव्य, मूल कर्तव्यों को 2 वर्ग में रखा गया है, एक तो नैतिक कर्तव्य, दूसरा है नागरिक कर्तव्य। मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान कौन सा कर्तव्य माना जाता है? तो मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान जो है, यह क्या है, हमारा मोरल ड्यूटी है, नैतिक कर्तव्य है। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से एक है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का एक अंग है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं, बल्कि क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, डीपीएसपी का अंग है। अभी हमने पिछले कुछ मिनट पहले हमने इसको पढ़ा है। नेक्स्ट आते हैं कि महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना। महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। यह किसमें वर्णित है? तो ये मौलिक कर्तव्य का भाग है, जो कि मौलिक कर्तव्य के 51 का 5 के अंतर्गत शामिल है कि महिलाओं के सम्मान के लिए क्या है, कुप्रथाओं का त्याग करना है। मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? तो मूल कर्तव्य जो है केवल नागरिकों पर लागू होते हैं। ये क्या, विदेशी नागरिकों पर लागू नहीं होते, जो भारतीय नागरिक हैं उन्हीं पर केवल लागू होते हैं मूल कर्तव्य। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर पूरे जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको पढ़ लेते हैं, जो 51 के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं अनुच्छेद, और इसमें कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो उनको पूरे क्रम से याद रखते हैं, कब क्या है, किसी का क्रम भी पूछ लिया जाए। तो जो पहला नंबर का क्रम है, इसमें लिखा गया है कि संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। यह क्या है, पहला मौलिक कर्तव्य है। तो पहला मौलिक कर्तव्य क्या हो जाता है कि संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा मौलिक कर्तव्य क्या है? दूसरा मौलिक कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में जो प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श हैं, उनको हृदय में संजोए रखना है और उनका पालन करना है। यह क्या है, दूसरा मौलिक कर्तव्य हो जाता है। तीसरा मौलिक कर्तव्य क्या है? तो तीसरा मौलिक कर्तव्य है भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता। 3 शब्द हैं तीसरे अनुच्छेद में, तीसरे नंबर के जो मौलिक कर्तव्य है उसमें क्या है, 3 शब्द इंपॉर्टेंट है, संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उनको अक्षुण्ण रखें। नेक्स्ट आ जाता है कि मौलिक कर्तव्य नंबर 4, जिसमें क्या है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें।
देश की रक्षा करना है और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना है। ये क्या है? चौथा मौलिक कर्तव्य है। पांचवा मौलिक कर्तव्य क्या है? पांचवा मौलिक कर्तव्य है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो ऐसी प्रथाओं का त्याग करना है जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। सभी लोगों में सामाजिक समरसता और भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना है। किसमें? पांचवें मौलिक कर्तव्य में। नेक्स्ट आते हैं मौलिक कर्तव्य नंबर 6। मौलिक कर्तव्य जो छठवां है, इसमें क्या है? भारतीय संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। तो सामाजिक संस्कृति से संबंधित जो है वो कौन सा है? तो वो है छठवां मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट आते हैं सातवां जो है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव सम्मिलित हैं की रक्षा करें, उनका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव बने। तो वन, झील, नदी और वन्य जीव सम्मिलित हैं। पर्यावरण प्राकृतिक, इसको एक पॉइंट याद रखिएगा, प्राकृतिक पर्यावरण से जो संबंधित मौलिक कर्तव्य है वो कौन सा है? वो सातवां मौलिक कर्तव्य है। सातवां मौलिक कर्तव्य प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित है। आठवां मौलिक कर्तव्य जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आर्ट से संबंधित है। आर्ट किससे संबंधित है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, मानववाद से, ज्ञानार्जन से सुधार की भावना का विकास करें। यह क्या है? आठवां मौलिक कर्तव्य है। नौवां मौलिक कर्तव्य क्या है? सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने से संबंधित प्रावधान किसमें है? 9वें मौलिक कर्तव्य में किया गया है। दसवां मौलिक कर्तव्य है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके। तो 10वां नंबर का मौलिक कर्तव्य क्या है? कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना है, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न व उपलब्धियों को नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके। 11वां और अंतिम मौलिक कर्तव्य हो जाता है कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए माता-पिता जो संरक्षण है, उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें। तो माता-पिता के जो संरक्षक हैं, उनका कर्तव्य है, 11वां मौलिक कर्तव्य है कि वो शिक्षा के समुचित अवसर प्रदान करेंगे। किनको? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को। ये जोड़ा जाता है 86वें संविधान संशोधन 2002 की धारा 4 के द्वारा जोड़ा जाता है। तो एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं मौलिक कर्तव्य को। कुल 11 मौलिक कर्तव्य है। पहला मौलिक कर्तव्य है संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करना है। दूसरा मौलिक कर्तव्य आ जाता है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना है। तीसरा मौलिक कर्तव्य है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। चौथा मौलिक कर्तव्य है देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा जो है वो भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। नेक्स्ट हमारा है कि हमारी सामाजिक संस्कृति जो है उसकी गौरवशाली परंपरा को महत्व को समझें और उसका रक्षण करना है। तो ये आ जाता है किसमें? मौलिक कर्तव्य नंबर 6 में। 7वां मौलिक कर्तव्य प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित है। 8वां मौलिक कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन से संबंधित। और 9वां मौलिक कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने और हिंसा से दूर रहने से संबंधित है। 10वां मौलिक कर्तव्य है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना है। और नेक्स्ट 11वां जो अंतिम है वो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए माता-पिता जो संरक्षण है उनको शिक्षा के पर्याप्त अवसर प्रदान करना है। तो ये सभी मौलिक कर्तव्य हो जाते हैं। नेक्स्ट एक पॉइंट और दिया गया है यहाँ कि किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा था? तो सर्वोच्च न्यायालय ने 1986 में विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य में ये कहा गया था कि किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो पी.एन. भगवती 85-86 में रहे, उन्हें जनहित याचिका का जनक कहा जाता है। तो भारत में जनहित याचिका का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में पीआईएल जनहित याचिका का जो जनक हैं वो हैं पी.एन. भगवती। तो आज हमने पॉलिटी के 2 इम्पोर्टेंट टॉपिकों को कवर कर लिया है।
जिनमें डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य शामिल थे। तो अगर उससे लगभग-लगभग जितने मेन टॉपिक हैं वो पॉलिटी के कवर किए जा चुके हैं। इनमें से अगर आपको लगता है कोई और टॉपिक का और हम छूटा हुआ है जिनको हम इम्पोर्टेंट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उस टॉपिक को भी